हेलो बच्चों, मैं हूँ राघव वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की जो 6 चैप्टर है घर्षण, उसके क्वेश्चन आंसर को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है कि कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद कर सकता है। कौन सा बल होगा यहाँ पर, ठीक है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो इसका आंसर होगा कि घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। मंद यानी धीरे कर देता है। दूसरा है कि घर्षण बल क्या है। तो आप देखो कि किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति की विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। ये तो हो गया आंसर हमारा, लेकिन इसको समझोगे कैसे। तो अब अपने हाथ खोलो, दोनों सब बच्चे क्या करो, अपने दोनों हाथ खोलो और उसको आपस में ऐसे से रगड़ो, जैसे ठंडा के दिन में हम ऐसे से करते हैं ना, बहुत ठंडा लगने लगता है तो वैसे करो। तो आप देखोगे कि एक हाथ आपका आगे आता है तो एक हाथ पीछे जाता है, और उसी के बीच में तो ये दोनों तो विपरीत दिशा में जा रहा है और बीच में ये दोनों सटा भी हुआ है, तो इसे ही हम घर्षण कहते हैं। और आप देखोगे जब बहुत देर तक आप घर्षण करते हो ना, तो आपका हाथ गर्म हो जाता है, और यही रीज़न है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है तो हम हाथ ऐसे से मल लेते हैं, जिस कारण हमें लगता है कि अच्छा चलो थोड़ा हाथ गर्म हो गया है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, घर्षण कहलाती है। ये बहुत चीज़ों में होता है, जैसे अगर आप अभी बैठे हो तो अपने जगह पे खसकोगे तो भी घर्षण है। जो अगर आप चल रहे हो वो भी घर्षण, अगर कोई गाड़ी चल रही है वो भी घर्षण, अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो उसके हाथ और आपके गाल के बीच भी घर्षण हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। तो आप देखो कि जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब जैसे कोई बॉल स्थिर है, ठीक है, तो वो तो स्थिर है, बट उसको अगर हम ढुलकाएंगे ज़मीन पे, तो देखो ज़मीन तो जहाँ है वहीं का है, लेकिन बॉल क्या है, उस पर घर्षण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। वहीं जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गतिमान हो तो उस दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। स्थैतिक और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब सिर्फ जैसे अभी आप देखो, अगर आप दोनों हाथ टकराओगे ना, जैसे आपका दोनों हाथ स्थिर है, बॉल वाला एग्जांपल मैंने शायद गलत दिया। देखो अब आपका दोनों हाथ स्थिर है और आप हाथ को आपस में रगड़ते हो, तो यहाँ पे क्या है, आपका दोनों हाथ जो है वो मूवमेंट कर रहा है, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो ये होगा स्थैतिक घर्षण। लेकिन जब एक चीज़ स्थिर है, जैसे जो बॉल वाला एग्जांपल अभी मैंने दिया था कि ज़मीन तो स्थिर है बट बॉल उस पर क्या कहते हैं, ढुलकाएंगे, तो सिर्फ बॉल घूमेगा गोल 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 गोल, तो इसे कहते हैं सर्पी घर्षण। जैसे ट्रेन आप देखते हो कि ट्रेन चलता है तो पटरी तो वहीं का वहीं है और ट्रेन आगे की तरफ घसका के आगे जाता है, तो यहाँ पे कौन सा घर्षण होता है, सर्पी घर्षण होता है। उसके बाद है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो आप देखो कि जो घर्षण बल होता है ना, उसकी दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है, क्योंकि अगर दोनों को एक ही साइड ले जाएंगे, मान लो दोनों हाथ रखो और उसको आगे तरफ ले जाओ, तो वहाँ पे घर्षण थोड़ी है, वो तो सीधे आपका हाथ ऐसे आगे चला जा रहा है। घर्षण कब होगा, जब आपका हाथ मतलब एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे होगा, या फिर आपका एक, जैसे मैंने बताया ना अभी थप्पड़ मार के, तो एक आगे होगा एक पीछे होगा। अगर आप बैठे हो तो बेंच वहीं का वहीं रहेगा, तो वो उस दिशा में बल लगा रहा है, आप दूसरे साइड में खसकोगे तब घसकाएगा। मान लो कि आप चेयर पे बैठे हो और साथ साथ बेंच भी उधर खसक रहा है, आप भी उधर खसक रहे हो, तो जगह से थोड़ी हटोगे, नहीं हटोगे, तो वो क्या हो जाता है, घर्षण नहीं होता है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि जब गेंद को समान वेग में फेंकेंगे तो गेंद क्यों, पहला है कि पक्की समतल दूसरी पर लंबी दूरी तय करती है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है और कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है। यानी जब आप गेंद को फेंकते हो ना, तो मान लो 3 तरीके का रोड है। एक रोड है वो एकदम प्लेन, मान लो टाइल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, वो एकदम प्लेन है टाइल्स के कारण। दूसरा है कि वो क्या है, थोड़ा सा कच्चा सड़क है, जैसे होता है ना ईंटा वगैरह डाल के सीमेंटेड है, बट वो उतना प्लेन नहीं है। और तीसरा कंकरीला पत्थर का जो सड़क होता है, पूरा एकदम ऊबड़ खाबड़ जो होता है। तो आप बताओ कि इसमें कौन से में बॉल मतलब किस टाइप का लोड किएगा। तो आप देखोगे फर्स्ट सिचुएशन में कि जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं, मतलब गेंद पे फोर्स हमें उतना ही लगाना है, उतनी ही जोर से गेंद फेंकना है।
तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तक तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। अब देखो, घर्षण जहाँ ज़्यादा होगा ना वहाँ पे कम होगा। जैसे अब हाथ को एकदम धीरे धीरे रखो, एकदम एक दूसरे पे एकदम जोर डाल के, तो बहुत धीरे धीरे आगे जाएगा। लेकिन एकदम सुई से करो, ऐसे तो क्या होगा, वो फटाक से उधर जाएगा। तो वही बात है कि जब आप एकदम चिकने, जैसे आप देखते हो ना कि आप जो कैरम खेलते तो कैरम पे गोटी एकदम सटाक से यहाँ से वहाँ जाता है, वहीं आप पक्का पे रख के गोटी मारो थोड़ा धीरे धीरे, लकड़ी की टेबल पे रखो तो थोड़ा धीरे से स्लाइड होगा। लेकिन देखते हो जब कैरम पे रखते हैं एक बार मारते एकदम 3-4 बार राउंड एकदम वो आपका स्ट्राइकर घूम जाएगा, क्योंकि वो एकदम चिकना होता है और घर्षण कम लगता है। दूसरा सिचुएशन है कि जो कच्ची सड़क होती है, ठीक है, उस पर गेंद कम दूरी तय करेगा, क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा है, क्योंकि चिकने से तो ज़्यादा ही यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे कम होगा। वहीं जो तीसरा सिचुएशन है कि कंकरीली सड़क पे सतह काफ़ी खुरदुरी है, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है और परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम लुढ़कता है। वहीं आप एकदम रुखड़ा ज़मीन ले लो, छत वत का दीवार जो होता है एकदम खड़ सिर्फ सीमेंट लगा हो, वहाँ पे कोई पेंट वेंट नहीं हो कुछ भी। जैसे आप छोड़ो ना, ये कार वगैरह होता है, सब बच्चे के घर में होता होगा, कार ले लो एकदम प्लेन ज़मीन पे, टाइल वगैरह पे चलाओ, कैरम पे चलाओ, देखना एकदम आपका कार दूर तक जाएगा। वहीं घर के नॉर्मल पक्के पे चलाओ तो कम दूर जाएगा। वहीं अगर मिट्टी वाले इस पे चलाओगे या फिर छत का जो खुरखुर वाला होता है ज़मीन, उस पे चलाओगे तो बहुत कम दूर आपका कार जाएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बढ़ते जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सा वस्तु घर्षण प्रदर्शित करता है? तो पहला है निचली वस्तु की सतह, दूसरा है ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह और तीसरा है दोनों वस्तु की सतह। तो दोनों पे घर्षण होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? आप देखोगे जब खिलाड़ी लोग का जूता होता है ना, मान लो ठीक है ये जूता है, कैसा भी जूता समझो, तो इसके नीचे ना कील लगा रहता है। जो प्लेयर होते हैं क्रिकेट के या फिर रेसलर वगैरह जो होते हैं, जो भी जूता मतलब खिलाड़ी समझ रहे हो ना, बॉल जो दौड़ भाग वाला गेम खेलने वाले हैं, तो उनके जूतों पे क्या होता है? कांटा लगा होता है। क्यों? क्योंकि कांटा जो होता है वो ज़मीन में धंस जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि जूता और ज़मीन दोनों में संपर्क स्थापित हो जाता है। अब धंस जाएगा तो वहाँ पे एकदम खड़ा रहने में मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है और फिसलने से बच जाता है, क्योंकि घर्षण कम होगा तो फिसलेगा नहीं जल्दी। तो इससे क्या होता है ना कि खिलाड़ी अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी खेल वेल में अगर मान लो कि क्रिकेट खेल रहे उसमें सब फिसलने लगे तो गेम कैसा हो जाएगा सोचो। तो उसमें तो ऐसा चाहिए कि नहीं, अगर हम खड़े हैं तो खड़े रहे, अगर हम दौड़ के कैच करें तो ऐसा नहीं कि हम गिर जाएं फिसल के, नहीं तो मैच हार जाएंगे। तो इस कारण वो लोग कील वाला जूता पहनते कि वो खड़े रहने में ज़्यादा हेल्प करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, क्यों? अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर राग वर्मा से एक चैनल होगा उसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर देना। वहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर वीडियो, पढ़ाकर वीडियो, मतलब सब कुछ ही मिल जाएगा और सारे ही क्लास का मिलेगा। तो इस कारण आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि आपके फ्रेंड ना आपके क्लास के ज़्यादा होंगे, आपका भी अच्छा होगा उनका भी अच्छा होगा। मेरे तो 8 क्लास के स्टूडेंट होंगे नहीं दोस्त, तो मैं उतना शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट आप तो उसी क्लास में तो आप अच्छे से शेयर कर पाओगे, इसलिए शेयर थोड़ा करवा देना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, क्यों? देखो घर्षण, अब कोई भी चीज़ घिस रहा है तो घिसना हानिकारक है, बट कहीं कहीं इम्पॉर्टेंट भी है, ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे देखो कि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है ना, और बहुत चीज़ें जैसे कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर ख़राब हो जाते हैं। अब ज़्यादा कोई चप्पल घिस जाएगा, कोई चाकू घिस जाएगा, देखते हो ना ख़राब हो जाता है। कपड़ा ही घिस के ख़राब हो जाएगा, पेंसिल घिस के फिर वापस हमें इसको शार्पनर से शार्प करना पड़ता है, तो जब घिस जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होने लगता है। देखोगे ना जब आप नया नया कार खरीदोगे या बाइक खरीदोगे तो वो ज़्यादा माइलेज देता है। वहीं आपका अगर जो गाड़ी है वो 20 साल 15 साल पुराना हो गया तो वो
थोड़ा कम चलने लगेगा, उसका माइलेज कम हो जाएगा, वो थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मशीन आपस में रगड़ाते रगड़ाते ख़राब हो गए हैं। तो यही है कि घर्षण क्या होता है, जब ज़्यादा होता है तो वो चीज़ों का क्षय होने लगता है। जहाँ पे आप पहले 1 लीटर पेट्रोल में जाते थे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, वहीं जो 20 साल पुरानी गाड़ी उस पर अगर आप 1 लीटर डालोगे ना पेट्रोल, तो आप मतलब 1-1.5 लीटर में ही आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो यहाँ पे तो निगेटिव साइड है कि घर्षण हानिकारक है, तो वहीं आप इसका पॉजिटिव साइड देखो यहाँ पर। तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के ना हम पृथ्वी पर चल पाएंगे ना गाड़ियाँ सड़क पर। अगर घर्षण नहीं होगा तो ना हम पृथ्वी पर चल पाएंगे ना ही गाड़ी सड़क पर चल पाएगी। इसके अलावा कागज़ पर लिखने समय, मशीनों के चलने इत्यादि जैसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होते हैं, जिससे पता चलता है कि घर्षण हानिकारक तो है लेकिन अनिवार्य भी है। जैसे आप देखोगे कि जो घड़ी होता है वो भी एक तरीके का मशीन है, लेकिन वो घर्षण के कारण ही तो आगे बढ़ते रहता है, जिस कारण हमें टाइम पता चलते रहता है। अगर वो होता ही नहीं, एक ही जगह 12 का 12 पे रहता तो हमें कब पता चलता है कि 2 बजा 4 बजा 6 बजा, कभी नहीं पता चलता। तो और ये भी है कि अगर ज़्यादा दिन तक घड़ी वैसे ही चलते रह गया तो उसका टाइम थोड़ा सा अप एंड डाउन या लूज या घड़ी में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर घड़ी ख़राब भी हो सकता है लेकिन घर्षण के कारण वो ज़रूरी भी है। दूसरी तरफ चाकू देख लो, अगर चाकू से ज़्यादा काटोगे बहुत ज़्यादा घर्षण होगा तो चाकू का क्या हो जाता है, धार मोटा हो जाता है, ख़राब होने लगता है, अच्छे से नहीं कटेगा। कैंची से कपड़ा अच्छे से नहीं कटेगा, फिर वापस से उसको शार्प करना पड़ता है। लेकिन देखो जब उसको तेज करना होता है ना, उसके लिए भी उस पर घर्षण ही करना पड़ता है। कोई लोहा आता है, कैंची चाकू तेज कराने वाले साइकिल पे लेकर मशीन आते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी तो उसको घिसते ही है, फिर वो तेज भी हो जाता है। तो सोचो कि घिसने के कारण ही वो बेकार भी हो जाता है और घिसने के कारण ही वो वापस तेज भी हो जाता है। तो एक ही चीज़ में हमें पता चलता है कि घर्षण जो है वो हानिकारक भी है और यूजफुल भी है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज का विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? आप देखो, आप एक चीज़ समझो, आप कोई भी जो चीज़ देखते होगे ना, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गया, या फिर जितने भी नाव हो गए, जहाज हो गए, ठीक है, पनडुब्बी हो गया, ये सब का शेप इस तरीके से आगे से नुकीला होता है ना। या फिर जितने भी पक्षी है देखो कि आगे से उनका चोंच नुकीला होता है, जितने भी मछली उनका भी इसी टाइप का शेप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो शेप होता है ना, ये हवा को काटने का काम करता है। ऊपर का हवा ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और इधर से हवा जो है वो इधर चला जाएगा, और ये आगे बढ़ने में इसमें हेल्प करता है। और यही जो शेप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं धारा रेखीय शेप। वही मैंने यहाँ लिखा भी है कि क्या लिखा है कि आसमान या पानी में गति करने समय वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है, जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। समझ में आ गया ये जो नुकीला वाला होता है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि नाव और जहाज को ये आकृति क्यों दिया जाता है? तो अभी मैंने बताया, इसलिए हवा को काटने में मदद करता है और घर्षण कम होता है। देखो, जहाँ घर्षण कम होगा वो तेज़ी से जाएगा। जैसे आप ट्रेन देख लो, तो ट्रेन क्या होता है कि वो पटरी पे चलता है, तो दोनों में बीच घर्षण हो रहा है तो वो स्पीड उसका कम होता है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर, वो तो डायरेक्ट हवा में किसी चीज़ का घर्षण नहीं हो रहा है, तो वो आपको बहुत जल्दी पहुंचा देता है। रॉकेट उससे भी जल्दी पहुंचा देगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है। हवाई जहाज या नाव जहाज की धारा रेखीय आकृति यानी आगे से नुकीला बनाया जाता है, ताकि हवा और जल से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है और बहुत जल्दी चला जाता है। आप देखोगे यहाँ से दिल्ली जाने में अगर आप ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटा सीतामढ़ी से, लेकिन अगर आप प्लेन से जाओगे, हालांकि सीतामढ़ी से तो नहीं जा पाओगे फ़िलहाल, पटना से जाना पड़ेगा। तो पटना से अगर प्लेन से जाओगे तो 3 से 4 घंटा में आप आराम से पहुंच जाओगे। 3-4 घंटा भी बहुत ही हो गया, 2 घंटा इनफ है दिल्ली के लिए। तो आप 2 घंटे में, और वहाँ 24 घंटा, सोचो 22 घंटा वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो यही इसी के हम धारा रेखीय कहते हैं। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है कि घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है, तो क्या करता है? विरोध करता है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। फिर है कि चिकनी सतह की अपेक्षा रुकड़ी सतह पर घर्षण उत्पन्न करता है तो अधिक उत्पन्न होता है। तीसरा है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण
कम हो जाता है और वो चिकना हो जाता है और स्टाइगर बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। फिर तरल घर्षण को क्या कहते हैं? तो उसको कर्षण कहते हैं। जैसे कोई चीज़ तरल है, मान लो नाव है, तो वो तो पानी में तैर रहा है, पानी तो तरल है, तो उस वहाँ पे जो घर्षण होगा ना नाव और पानी के बीच, उसको घर्षण नहीं कर्षण बोलेंगे। फिर हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, तो वो धारा रेखीय होती है। अभी हमने देखा था क्वेश्चन में। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का कि हाँ लास्ट ही तो है कि घर्षण ट्रू एंड फॉल्स है कि जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। अब सोचो आप कोई एक बॉल को लुढ़का दो तो वो ज़िंदगी भर थोड़ी लुढ़कते रह जाएगा, वो उतनी देर लुढ़केगा जितना आपने उस पर फोर्स लगाया है, बल लगाया है। तो ये असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सही बात है, अभी मैंने आपको बताया जब हाथ आपस में रगड़ते हैं तो गर्म गर्म होने लगता है, यानी उष्मा निकलने लगता है। फिर वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। सही बात है, जितनी भारी वस्तुओं की घर्षण उतना ज़्यादा हो। जैसे आप हाथ आपस में टकरा रहे हो तो थोड़ा सा लगा रहे हो तुरंत घसक जा रहा है, लेकिन आप अगर 100 किलो का, जैसे ट्रेन जो लगाएगा पटरी पे बल, तो ट्रेन तो बहुत भारी होता है, तो वहाँ पे घर्षण क्या होगा उसके मान पर निर्भर करता है कि उसका भार कितना है। फिर स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे स्नेहक क्या होता है? जैसे देखोगे कि सिलाई मशीन अगर आप देखोगे घर पे होगा मम्मी का, तो उस पर मम्मी लोग एक तेल डालती है, ठीक है। अगर वो जल्दी जल्दी मशीन नहीं चल रहा है तो एक तेल आता है वो डालना होता है। या फिर आप देखोगे कि बाइक में या फिर कोई भी मशीन में उसको तेल डालते हैं तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। ब्लैक कलर का उसको क्या तो कहते हैं, 1 मिनट रुको मैं बताती हूँ, उसका शायद मोबिल या इस तरीके का कुछ नाम है जो या फिर आप सिंपल देखो ना, अगर घर में ताला चाबी ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसमें मम्मी बोलती है ना कि अच्छा थोड़ा मिट्टी तेल डालकर छोड़ दो, केरोसिन तेल डाल के, वो वापस में खुलने लगेगा ताला। या फिर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, लड़की लोग ये जानती होगी कि जब चूड़ी आपको छोटा हो रहा हो या फिर कुछ पहनने वाला चीज़, तो हाथ में तेल लगा लिया जाता है या साबुन लगा लिया जाता है, जिस कारण क्या होता है ना कि वो आसानी से चूड़ी आप पहन लेते हो और इस तरीके का। तो वही जो ऊपर से कुछ चिकना सा लगाया जाता है उसे ये स्नेहक कहते हैं, जो घर्षण को कम कर देता है। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।